स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरी एक कोशिश है कि भारत में खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में दूर दराज गाँव में शहरों में जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस जैसे एग्ज़ाम, आईएएस का सपना जिनके मन में है, आईएएस आईपीएस बनकर के देश की सेवा करना चाह रहे हैं, मेरा ये प्रयास है कि वो कोचिंग की वजह से, संसाधनों की वजह से अपने इस मकसद से वंचित ना रह जाएं। मैंने कुछ नॉलेज गेन की है, मैं आपसे बांटना चाह रहा हूँ निःशुल्क। तो आइए आगे शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जन जन तक पहुँचे, पूरे देश में, या जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जो भी हिंदी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है जैसे हिंदी समझ में आती होगी वो इसको समझ लेगा। तो जो भी लोग हिंदी भाषा को समझते हैं और छुटपुट जानकारी भी हिंदी भाषा की रखते हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, जो भी हिंदी भाषा को समझ सकता है उसको सबको उन सब तक ये वीडियो पहुँचे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन जरूर दबाओ। आइए आगे बढ़ें। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बंगाल विभाजन, बंग आंदोलन की बात की, बंग आंदोलन की क्या उपलब्धियाँ और क्या सीमाएँ रहीं उसकी बात की। पिछले वीडियो में मैंने आपसे मुस्लिम लीग की भी बात की थी। बंग आंदोलन के दौरान ही अंग्रेजों ने मुस्लिमों के एक धड़े को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा हुआ मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन या मुस्लिम लीग का गठन। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हो गया। अब मुस्लिम लीग के बारे में उसके मकसद क्या थे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, एक बार फिर से उसको मैं रिकैप कर देता हूँ कि यहाँ पर एक हाथ दे एक हाथ ले की राजनीति थी। मुस्लिम चाहते थे कि राजनीति और प्रशासन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले, देश में हमें भी हमारा भी जो कद है वो बढ़े। अंग्रेज चाहते थे, अब देखें ना, सन 1757 में जो अनौपचारिक रूप से डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी शुरू हुई थी वो 1857 में आगे बढ़ी। फिर 1905 में बंग आंदोलन में या बंगाल के विभाजन के रूप में ये जो पॉलिसी आगे बढ़ी। अब अंग्रेज इस पॉलिसी को और आगे ले जाना चाह रहे थे, बांटो और राज करो की नीति को। इसके लिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को आश्वासन दिया कि अगर आप राजभक्ति प्रदर्शित करेंगे तो हम ऐसी कोई युक्ति लाएंगे जिससे कि राजनीति और प्रशासन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। इसी का नतीजा था 1909 का मॉर्लेमेंटो एक्ट, जिसके द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र घोषित किए गए। इसकी बात अभी बाद में करेंगे, फिलहाल हम मुस्लिम लीग पे रहते हैं। तो मुस्लिम लीग का पहला सेशन कहाँ हुआ था? ढाका में। तो मुस्लिम लीग ने अपने पहले सेशन में अपने घोषणा पत्र में ये दावा किया था कि हम जो है राजभक्ति प्रदर्शित करेंगे, इसके अलावा हमारी जो मांग है वो मुसलमानों के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र की है। खैर आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग के अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है, अक्सर क्वेश्चन आता है और हम लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं कि मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? वो सलीमुल्लाह खां थे या आगा खां थे? आप लोग बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुस्लिम लीग के फाउंडर सलीमुल्लाह खां थे या आगा खां थे? मैं आपको बताता चलूँ। देखिए, मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के लिए जो डेलीगेशन या शिष्टमंडल गया था वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलने के लिए, जिसे डेविड आर्चबोल्ड लेके गए थे, उस शिष्टमंडल के नेता थे आगा खां। उस शिष्टमंडल में सलीमुल्लाह खां जो ढाका के नवाब थे वो शामिल नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग को बनाने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए फंडिंग या और जो दूसरे रिसोर्सेज के द्वारा सहायता हो सकती है, उसमें बड़ा हाथ था ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां का। तो जिस तरह से कांग्रेस की फॉर्मेशन में प्रमुख भूमिका एवं की थी, उसी तरह से मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन में भी प्रमुख भूमिका थी सलीमुल्लाह खां की थी। तो सलीमुल्लाह खां जो थे मुस्लिम लीग के फाउंडर चेयरमैन थे, न केवल फाउंडर चेयरमैन थे बल्कि संरक्षक भी थे। तो फिर आगा खां क्या थे? आगा खां क्यों कहा जाता मुस्लिम लीग का अध्यक्ष? तो ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी ऑप्शन आए कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, देखो अगर पूछे आपसे संस्थापक अध्यक्ष तो क्लियर है कौन? सलीमुल्लाह खां। आपसे पूछे उसके संरक्षक कौन थे? सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग के गठन में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो सलीमुल्लाह खां की। मुस्लिम लीग के पीछे दिमाग किसका था? डेविड आर्चबोल्ड का। डेविड आर्चबोल्ड जो कि उस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, यही मुस्लिम शिष्टमंडल को मिलाने लेकर के गए थे। आपसे पूछे सीधा अगर आपसे एक सवाल पूछे कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे या किसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, और उसमें अगर सलीमुल्लाह खां ऑप्शन नहीं है, या क्वेश्चन का जो स्वरूप है वो जिस तरह का भी है, अगर आप समझ लें सलीमुल्लाह खां उसमें ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर आगा खां होगा। अब यहीं पर जैसे आप देखें ना, कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का पहला सेशन हुआ। कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो एओ ह्यूम थे, कांग्रेस के ग्रैंड फादर एओ ह्यूम थे, कांग्रेस के फाउंडर जो जनरल सेक्रेटरी या महासचिव थे एओ ह्यूम थे। जिस तरह से इस तरह की बातें आती है ना, मुस्लिम लीग के बारे में पूछते हैं, तो मुस्लिम लीग का पहला सेशन कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। ढाका में किस जगह हुआ?
एक पैलेस था, महल था एहसान मंजिल। ये एहसान मंजिल पैलेस जो था उस समय ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह खान, उनका महल था। उसी महल में ये सम्मेलन हुआ था। अब इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी, इस सेशन की या जो उद्घाटन सम्मेलन या उद्घाटन सत्र था, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन। तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले सेशन के जो अध्यक्ष थे वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। इसका दूसरा सेशन 1907 में कराची में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब धीरे धीरे मुस्लिम लीग आगे बढ़ने लगी। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हम आज के इतिहास में पढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग का जो गठन किया था, ये मुस्लिम लीग को जो बनाया था मुसलमानों ने बनाया था और इसे कांग्रेस को संतुलित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इतिहास कुछ चीज़ों का जवाब नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि शुरुआत में किसी भी नेता के लिए ये बाध्यता नहीं थी कि आप या तो कांग्रेस या मुस्लिम लीग, इन दोनों में से किसी एक को चुनोगे। बहुत से ऐसे नेता हुए हैं जो प्रारंभ में कांग्रेस के नेता भी थे और मुस्लिम लीग के नेता भी थे। मौलाना मोहम्मद अली जोहर, जैसे आप इतिहास में अली बंधु के नाम से आते हैं ना, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, ऐसे नेता थे कि शुरुआत में कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के दोनों के ही ये मेंबर रहे थे। बाद में मुस्लिम लीग से जिन्ना अलग हो गया था। क्यों हो गया था भाई? आप बताएंगे? कोई आप बताएंगे? इमरान जी, विकास जी, आप बताएंगे जल्दी से। खैर वीडियो में इतना आपस में बात करना संभव नहीं होता। नहीं, आप चलने दीजिए, वीडियो में इतना बात करना संभव नहीं होता। ऐसा क्या था विकास कि मोहम्मद अली जिन्ना बाद में कांग्रेस से अलग हो गया और उसने मुस्लिम लीग की राह पकड़ ली और बाद में जो विभाजन का राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, वो पकड़ ली उसने, जिन्ना ने। ऐसा क्या हुआ? सोनू आप बताएं, कीर्ति आप बताएं, कीर्ति, इमरान। देखिए, आप जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने कहा कि यूपीएससी और वनडे का अंतर क्या है, यूपीएससी की अप्रोच और वनडे की अप्रोच में अंतर क्या है। आप निश्चित ही ये जान लीजिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी लेवल की तैयारी करेंगे, तो आप भूखे नहीं मरेंगे। कम से कम एक क्लरिकल जॉब तो आपको मिल ही जाएगी। वो भी ना मिली तो किसी अच्छे संस्थान में अपना कोई कोचिंग, अपना कोई स्कूल कॉलेज खोलकर बैठ सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी भले ही आपको नौकरी ना दे, लेकिन अच्छा इंसान, जागरूक नागरिक आपको जरूर बनाएगी। ये भूखा नहीं बनूंगी। तो यही अंतर, इसी सोच का अंतर है कि मोहम्मद अली जिन्ना, यूपीएससी में आपसे पूछेगा ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस छोड़ गया, लीग में चला गया, उसने हिंदू मुस्लिम की राजनीति पकड़ ली। वनडे में आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा, जो पहले कांग्रेस का भी मेंबर था और लीग का मेंबर भी था। ठीक है ना, दोनों का अंतर है। तो अब आप देखें ना, सन 1917-18 में रॉलेट एक्ट और उसके बाद असहयोग आंदोलन। आपको पता होगा जिन्ना ने कांग्रेस कब छोड़ी? असहयोग आंदोलन के दौरान। एक और नेता थे मदन मोहन मालवीय और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान या उसके आसपास ही कांग्रेस छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि अब गांधीवाद का उदय हो गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय आंदोलन के भारत के एकमात्र निर्विवाद रूप से सर्वमान्य नेता के रूप में उभर चुके थे। अब इन नेताओं को पता चल गया था कांग्रेस का मतलब गांधी जी। इन्हें अब अपनी राजनीतिक रोटी खतरे में पड़ती दिख रही थी। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस छोड़ गए, लीग में चले गए और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी शुरू कर दी। उसी लिए मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता भी कांग्रेस को छोड़